नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शुरू की गई चरण पादुका योजना एक बार फिर सियासी संग्राम का मुद्दा बन गई है। सरकार इसे आदिवासी कल्याण और वनांचल के श्रमिकों की सुविधा से जुड़ी अहम योजना बता रही है, जबकि कांग्रेस जूता खरीदी के टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका जता रही है। आखिर क्यों इस योजना पर छिड़ी है सियासी जंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों और वनांचल के ग्रामीण परिवारों के लिए शुरू की गई चरण पादुका योजना एक बार फिर राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। साल 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू हुई इस योजना का मकसद जंगलों में तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले लाखों आदिवासियों और श्रमिकों को नंगे पैर चलने की परेशानी से राहत देना था। कांग्रेस सरकार के दौरान बंद हुई इस योजना को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोबारा शुरू किया है। अब वर्ष 2026-27 के लिए करीब 12.5 लाख जोड़ी जूते खरीदने का टेंडर जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि टेंडर की शर्तें खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। ये 2024-25 का है, पिछले साल का ही इसमें खरीदी हुआ है 12 लाख से अधिक जूता खरीदी हुआ है पूरा प्रदेश में बांटने के लिए। और इसमें लिखा हुआ है वॉकिंग शूज लिखा हुआ है। और इसमें भी जो कम रेट, सबसे ज्यादा कम रेट डाला था ना, उसको घर में बुलाकर धमकी चमकी देकर उसको सैंपल जमा करने से मना कर दिया। और जो ज्यादा रेट दे रहा था उसको इन्होंने अपने कमीशन के लिए जूता का टेंडर दिया। ये वॉकिंग शूज स्पष्ट दिख रहा है। लगभग 35 करोड़ की जूता खरीदी हुई ताकि तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जूता दे सके। बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रही है और दावा कर रही है कि विपक्ष आदिवासी हित की योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। ऐसा है, कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद कर दी थी, वो उसकी समर्थक नहीं है, इसलिए उसको हर कदम में भ्रष्टाचार दिखेगा। उसको जिस योजना के वो समर्थक नहीं थे उसमें बात करने का अधिकार नहीं है उनको। चरण पादुका योजना अब सिर्फ तेंदुपत्ता संग्राहकों के जूते तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सियासी आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक बहस के बीच क्या इस योजना का वास्तविक लाभ समय पर और ईमानदारी से उन हितग्राहियों तक पहुँच पाता है या नहीं, जिनके लिए इसे शुरू किया गया है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चरण पादुका योजना, सियासत और सवाल, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट संतोष दास जी जुड़े। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संतोष दास जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार इस पूरी योजना के लिए जो टेंडर दिया गया था इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया और बहुत सारी अनियमितताएं हुई, तो अब इन आरोपों के बाद क्या सरकार विचार कर रही है कि अब इस पूरी टेंडर प्रक्रिया का किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लिया जाए, पूरी तरह से जांच करा ली जाए जो निष्पक्ष भी हो? एशियन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे सभी साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार है जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा जो है आदिवासियों के विरोधी रही है और इस योजना को तो कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं किया था, उन्होंने तो बंद कर दिया था। और हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लगातार आदिवासियों के पैरों में चरण पादुका कैसे कैसे पहुंचे और कैसे उनको उनके पांव में तकलीफ ना हो तेंदुपत्ता तोड़ते समय। तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके ही ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इसकी शुरुआत की। और हमारी सरकार जब माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी तो सबसे पहला काम हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक तो 5500 रुपए उनको तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए प्रति मानक बोरा दिया और साथ ही लगभग 443 करोड़ रुपए लगभग अब तक इसका भुगतान हुआ। 12 लाख से ज्यादा संग्राहकों को इसका लाभ मिला है। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों आंकड़ों को देखते हुए ये जो कांग्रेस के आरोप है बिल्कुल एक सिरे से खारिज मैं करता हूं इसको और बिल्कुल निराधार है। देखिए, अदालत ने जो इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया है उसके कारण समझिएगा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 2024 में जब ये टेंडर की प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में
जो हमारे लघु वनोपज संघ ने इसको जब स्वीकार किया, तो उसमें जो कैनवास शूज था, पुरुषों के कैनवास शूज जो होते हैं, एक्चुअल में उनको उसकी कैटेगरी उपलब्ध थी और उन्होंने उसकी खरीदारी की। जब 2026 में टेंडर की प्रक्रिया आई, तो जब विभाग ने, लघु वनोपज संघ ने ये सोचा कि भाई इसको और मजबूती देने के लिए इसमें जो वॉकिंग शूज कैटेगरी Q3 एक कैटेगरी होती है, जो उपलब्ध थी हमारे इसमें, तो मुझे लगता है कि उसको जब अधिक टिकाऊ बनाने की जब प्रयास किया गया, तो उसमें जो निर्माता कंपनी है जूतों के, उनको कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि ज्यादातर निर्माता कंपनियां जो है वो जूते नहीं बनाती थी। तो जब नहीं बनाती थी और बहुत कम ऐसे जूते की कंपनियां बची जो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो पाई, तो जब आपत्ति हुई इस बात पर, तो निश्चित रूप से ये टेंडर प्रक्रिया तो ये हुई ही नहीं, बाद में ये टेंडर अदालत ने कहा और टेंडर प्रक्रिया निरस्त भी हुई, और अब जो है नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया लग रही है। तो एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण, मतलब एक जूते को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास के कारण जो है इस टेंडर प्रक्रिया को जो है वो निरस्त किया गया है, और पूरी तरीके से स्पष्ट है, इसमें कहीं भी कहीं किंतु परंतु कोई भ्रष्टाचार का कोई कहीं मामला नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जावेद जी, और भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता। लेकिन सवाल यह है, जैसे कि संतोष दास जी भी कह रहे हैं और अजय चंद्राकर ने भी अपनी बाइट में कहा कि आपकी जब सरकार थी आपने तो उस योजना को बंद कर दिया था, फिर अब सवाल किस अधिकार से उठा रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगा जावेद जी कि इस योजना को लेकर विपक्ष की आपत्ति क्या शुरू से रही, आपत्ति योजना पर है या फिर जिस तरह से टेंडर पर क्रियान्वयन हुआ है उसको लेकर आप लोगों को संशय है? नमस्कार अमित जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अजय चंद्राकर जी को भी और हमारे साथी पैनलिस्ट संतोष को भी इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के सरकार के दौरान चरण पादुका योजना जरूर बंद कर दी गई थी, लेकिन उसका ऑप्शन निकाल करके DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जितने में ये जूते देने की बात करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, उससे कम में जो जूता जो मार्केट रेट में मिलता है वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राहियों को देने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया था और पूरे 5 साल किया था। अब इस योजना से आपत्ति हमें क्या थी और क्या है, ये मैं आपके समक्ष रखता हूं। देखिए, जब रमन सिंह जी की सरकार के समय ये योजना आई, लगातार ये चीज निकल के आया कि उस योजना के अंतर्गत में मार्केट में जिस मूल्य में चरण पादुका मिलती है उससे कई ज्यादा रेट में इसकी सप्लाई करी जा रही है, इसकी खरीदी करी जा रही है। और उसके बाद में उसमें अनियमितताएं भी ये निकल के आई कि एक चरण पादुका 5 नंबर का होता था तो दूसरा 7 नंबर का होता था। इस तरह की गोलमाल घपलेबाजी इस सरकार में लगातार ये चीज निकल के आई। हितग्राही खुद इस चीज को लेकर के बताते रहे, लगातार मीडिया में ये बातें सामने निकल के आई, इसीलिए इस योजना को हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में परिवर्तित किया। आज इनकी सरकार फिर से प्रदेश में बनी है और ये फिर से उस चीज को चालू कर रहे हैं। और रमन सिंह जी का वो वक्तव्य मुझे याद आ रहा है, जब वो जाने वाले थे उस समय एक बयान दिया था कि 1 साल कमीशन खोरी छोड़ दो, हम फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन रमन सिंह जी की वर्तमान सरकार में, निर्वर्तमान सरकार में कमीशन खोरी बंद नहीं हुई और उन्हें सरकार से जाना पड़ा। लेकिन जिस रास्ते पर रमन सिंह जी चल रहे थे उसी रास्ते पर आज विष्णुदेव साय जी चल रहे हैं, फिर से लोगों को फायदा पहुंचाने, फिर से व्यापारियों को फायदा पहुंचा, अपने मनपसंद व्यापारियों को फायदा पहुंचाने। ये तो सुनने में आ रहा है कि ये जो अभी जो इसमें विकल्प रखा गया है कि सेफ्टी शूज को रखा गया है, जबकि नॉर्मल शूज की अवधारणा अभी तक रही है। तो ये सेफ्टी शूज किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? ये सुगबुकाहट तो चर्चा में भी है कि मध्य प्रदेश के कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उसके करीबी कोई है जिसको ये फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में संशोधन करके इस चीज को लाया गया है। इतना बड़ा आरोप जब लगा रहे हैं जावेद खान जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई साक्ष्य भी मौजूद है जिसके आधार पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं? भाई देखिए, चर्चा का विषय है, आप वो पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है। चर्चा हो रही है, लेकिन क्या विपक्ष के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी भी है? जी
देखिए, पुख्ता जानकारी तो बहुत जल्दी भी आ जाएगी, उसकी पुख्ता जानकारी भी मिलेगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी अनियमितताओं के वजह से ही आज इनके टेंडर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। और इनको मैं आज भी कहना चाहता हूं, आपकी स्कीम अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका ज्यादा बेहतर उपयोग, सदुपयोग ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए ना। जो लोग चरण पादुका, जिनको आवश्यकता है, जिनको तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, उनको डायरेक्ट पैसा दीजिए, वो अपने मन मुताबिक खरीदेंगे। अभी जो आपने जो जूते को कंपलसरी किया है, वो घुटने तक आने वाला जूता है, उसको पहन करके व्यक्ति कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, जबकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति जो उसके चलन में नहीं है, उस चीज को आप उसको थोपने का कार्य कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। कांग्रेस का यही कहना है कि आप करिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दीजिए, पारदर्शिता रखिए, इस तरह का कार्य मत करिए कि किसी को उससे फायदा पहुंचाया जाए। ठीक है अनिल चौबे जी, ये चरण पादुका योजना का इतिहास ऐसा रहा है कि हमेशा इस पर सवाल उठते रहे, कई बार विवाद इसके पहले भी सामने आ चुके हैं सर। और इस बार जो टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया, टेंडर फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त हो गया है, किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्योंकि क्या केवल टेंडर की गड़बड़ी तक इस मामले को सीमित रखना सही होगा, या फिर माना जाए इसके पीछे कुछ और भी बड़ी कहानी है जिसका भी पटाक्षेप होना बाकी है? समझिए ऐसा है कि ये जी आदिवासियों के मतलब तेंदुपत्ता संग्राहकों के मर्म लगाने वाला योजना। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने कुछ महिलाओं से उन्होंने पूछा कि क्या करते आपको, तो उन्होंने कहा कि पैरों में हमको जरा दिक्कत होती है, छोटी छोटी गिट्टियां भी लग जाती है, कांटे भी लग जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने आईएएस से कहा कि भाई ये इस बार जो है बोनस के साथ इनको चरण पादुकाएं भी दी जाए। तो उसका बड़ा उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ किया। अब सवाल ये है कि ये योजना 10-15 साल तक चली, अभी फिर से शुरू हो गई है, लेकिन ये योजना सक्सेस नहीं हो रही। इसकी जो सफलता होना चाहिए, जो इसमें मतलब जिसके लिए की जा रही है, उन हितग्राहियों को इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत से कारण हैं उसमें। देश के सबसे बुद्धिजीवी आईएएस जो बैठे हुए हैं, वो अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि इन विचारों के पैरों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इतनी छोटी सी चीज है, तो ये नहीं समझ कर पाए कि भाई इस योजना को किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए कि तमाम 12 लाख 14 लाख जो भी हितग्राही हैं उनको मिल जाए। तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें बहुत से कारण हैं। तो उनका टेंडर है, उसमें ये छोटी मोटी चीजों में टेंडर वेंडर न करके, मेरा जो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई इनको सीधे पैसा दे दो, आप एक एवरेज निकाल लो कि भाई 300 रुपए इनको दे देना है, 300 रुपए इसके मद में दे दो, पैसा भी मत दो, ये जाए अपने हिसाब से जूता खरीदे और वो जूता की स्लिप ला के दे, इनको पेमेंट कर दो, ये ज्यादा अच्छा है। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को 5 नंबर मिल गया, किसी को एक ही नंबर के 2 जूते मिल गए, ऐसी अनियमितताएं बहुत सी हुई। तो ये जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, इनको इस योजनाओं को, बहुत अच्छी योजना है, सरकार मतलब उनको मर्म लगाना चाहती है, लेकिन ये इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इनको जरा ऐसी छोटी सी सफल योजना नहीं कर पा रहे, ये दुख की बात। बिल्कुल संतोष दास जी, क्या कारण आप देखते हैं? क्योंकि जैसा कि कांग्रेस ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसे भी भेज सकते हैं बनिस्बत प्रोडक्ट देने से, लेकिन सरकार अब आगे किस तरह से प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी? क्या दोबारा टेंडर किया जाएगा या कुछ और मैकेनिज्म इस बार सरकार अपनाएगी ताकि योजना सफल हो, क्रियान्वयन बेहतर हो? देखिए, हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और विशेषकर आदिवासी बहुल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, और यहाँ पर आदिवासियों के पैरों में मरहम लगाने का काम, उनके पैरों को सुरक्षित रखने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है। और मैंने बताया जैसे जो टेक्निकल फॉल्ट जो इसमें आया है, और ये टेंडर प्रक्रिया के दौरान देखिए जेम पोर्टल पर जो कैटेगरी उपलब्ध थी शूज की, और शूज को इस बार जो लघु वनोपज संघ ने बहुत बेहतर, बहुत टिकाऊ बनाने के प्रयास के कारण से उसको वॉकिंग शूज को उन्होंने सेफ्टी फुटवियर उसमें कोड कर दिया, तो जिसके कारण से वो कैटेगरी गलत उसमें आने से वो टेंडर की प्रक्रिया गलत हो गई। तो अब तो चूंकि टेंडर निरस्त हो चुका है, तो निश्चित रूप से टेंडर फिर से भरे जाएंगे और फिर से कैनवास शूज जो है वो दिए जाएंगे। तो देखिए सरकार आगे भी इस योजना को लागू करेगी, और
कंटिन्यू ये योजना जब तक भाजपा की सरकार है तब तक चलती रहेगी और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जहां तक बेनिफिट ट्रांसफर का प्रश्न है, तो यदि निश्चित रूप से सुझाव अच्छा है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार इस पर चिंता भी करेगी कि जांच रिपोर्ट में क्या आते हैं सामने। अगर वास्तव में ऐसी आवश्यकता लगेगी कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए, तो ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। जावेद खान जी, जवाब दीजिए। सरकार कह रही कि इस पर भी विचार होगा कि डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाए या नहीं, लेकिन फिलहाल जो तैयारी है वो दूसरे टेंडर को जारी करने को लेकर है। लेकिन जब ये दूसरा टेंडर जारी होगा तब विपक्ष क्या मान रहा है? क्या इस बार पारदर्शिता की उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है टेंडर की प्रक्रिया में? देखिए अमित जी, जिससे आप पारदर्शिता की उम्मीद रखेंगे, जो 100 रुपया का स्लीपर को जैम पोर्टल में 1200 रुपया और 1300 रुपया में खरीदी करते हैं, आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं पारदर्शिता की? आपको लगता है कि ये पारदर्शिता से और किसी आदिवासी को हित पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रही है? आदिवासियों के हित के लिए नहीं, ये अपने उद्योगपति मित्रों को हित पहुंचाने के लिए। दास जी, जवाब दीजिए, क्या पारदर्शिता नहीं रहेगी, किसी को लाभ पहुंचाया जाएगा के लिए ये कर रहे हैं? और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि अच्छा सुझाव है डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का। अरे भाई, सुझाव नहीं है, ये 5 साल की कांग्रेस सरकार में किया गया इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो 5 साल से चल रहा था, आपकी सरकार आने के बाद भी इसे आपने बंद किया। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे 5 साल कहीं कोई आरोप किसी ने भी नहीं लगाया, और खास करके उस समय मुख्य विपक्षी दल इन्हीं की पार्टी थी, उन्होंने भी नहीं कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का लाभ। संतोष दास जी, क्या ऐसा था तब आरोप नहीं लगे, लेकिन अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी संतोष दास जी। देखिए, हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जब ये योजना लागू हुई और हमने जब सीधे उनको चरण पादुका उपलब्ध कराया हमारे आदिवासी भाई बहनों को, तो उस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, भूपेश सरकार के समय में इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया होगा, और लेकिन भूपेश सरकार के समय में जिन योजनाओं का जो लाभ आदिवासी वर्ग को और हमारे समुदाय को, जन समुदाय को मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं। बड़े बड़े घोटाले, कोयला घोटाले से लेकर के बड़े बड़े घोटाले और घोटालों के कारण ही इनकी सरकार भी चली। तो यदि बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ जनजाति समुदाय को मिला होता तो इनकी सरकार क्यों नहीं चली? इनकी सरकार 35 सीट से कैसे 70 से 35 पर आ गई? मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। यदि योजना अच्छी तरीके से लागू की है तो उनकी सरकार क्यों चलेगी? जी ठीक है, जो किसी को भी 72 से 35। देखिए अमित जी, ये घूम फिर करके आ जाते हैं कि ये 35 में कैसे आ गए। तो भैया, इनके पास ज्ञानेश कुमार जैसे इतने बड़े योद्धा हैं जो किसी को भी 70 से 35 या 15 में ला करके छोड़ सकते हैं। तो ज्ञानेश कुमार के दम पर जीत करके, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके, जीत करके, आप ये मत कहिए कि कांग्रेस की सरकार में योजना का लाभ नहीं मिला। अरे भैया, आप ही की सरकार थी 15 साल, जहां यही तेंदुपत्ता संग्राहकों को 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1800 रुपया मिलता था। 2018 में बढ़ा करके इसे 2000 के करीब करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो चुनावी वर्ष था। वही भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो इसे 4000 रुपया किया गया, और उसके साथ में चरण पादुका के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। संतोष दास जी, बात तो यही आ रही है बार बार कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भी उन्हें लाभ दिया जा रहा था, तो फिर इसे बंद करने के पीछे क्या कुछ और उद्देश्य था सरकार का? किस तरह से बेहतर हो सकता था? लेकिन अब तो यह है कि सवाल उठ रहे हैं इस योजना पर। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के उठाए हुए सवाल है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जनजाति समुदाय को इस पर टेंडर निरस्त तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है ना संतोष दास जी? इसमें कहीं कोई टेंडर जो निरस्त है वो तो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, यानी कि गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं थी, अनियमितताएं थी, तभी तो आदेश आया है। नहीं, मैंने कहा जानबूझ करके फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर विकल्प में डाला गया और स्कूटी को ठीक कर लिया गया है। और इसमें कहीं भी कोई प्रश्न कांग्रेस साबित कर दे, कांग्रेस साबित करके बता दे इनके पास यदि कोई प्रूफ है तो कि भ्रष्टाचार इसमें कहाँ हुआ है, तो कांग्रेस सामने लाए, डॉक्यूमेंट इनके पास है। जावेद जी, जवाब दीजिए, फिर अनिल जी का रुख करेंगे। त्रुटि की वजह से निरस्त हुआ कहा जा रहा है टेंडर, लेकिन अगर गड़बड़ी थी तो क्या कांग्रेस भी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसकी चर्चा आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले? जावेद खान जी। देखिए अमित जी, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है कि किसी विशेष व्यक्ति को उसका विशेष सामान
सप्लाई करने के लिए ये विशेष प्रावधान किया गया टेंडर में कि वो नॉर्मल शूज की जगह सेफ्टी शूज वहां डाला गया। अगर इसे लेकर के अन्य कंपनियां या जो भी कोर्ट में गया वो नहीं जाता तो इस पे तो रोक ही नहीं रखती। ठीक है, उनका सीधा सवाल है जावेद खान जी, संतोष दास जी का सीधा सवाल इस मुद्दे पर यह है कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत कर दीजिए, साबित कर लीजिए, तब मानेंगे कि इसमें गड़बड़ी थी। तो भाई कौन है आज, कौन फायदा ले रहा है आप बताइए ना। 100 रुपए का स्लीपर को 1200 रुपया में जैम पोर्टल में ये खरीद रहे हैं। एक आम आदमी भी, अगर अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हैं, वो बता देंगे कि जो स्लीपर 100 रुपया में मिलता है मार्केट में, उसे इनकी सरकार 1200 रुपया में खरीद। अनिल चौबे जी का रुख कर लेते हैं। अनिल चौबे जी, टेंडर को लेकर अब हम देख रहे हैं कि लगातार सिलसिलेवार अलग अलग विभागों की लिस्ट भी है, किस तरह से गड़बड़ियां सामने आई, चहेतों को टेंडर दिया गया, उसके बाद इसे निरस्त करना पड़ा, सवाल भी उठे हैं। लेकिन अब ये जो चरण पादुका योजना का सिलसिला है, किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? जब फिर से टेंडर होगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है, जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था जावेद खान जी से, कि पारदर्शिता होगी या नहीं? किस तरह से एक निर्बाध प्रक्रिया को हम कर सकते हैं ताकि जो हितग्राही है उन तक लाभ पहुंचे और केवल ये जो टेंडर की प्रक्रिया घुमावदार ना हो जाए? अमित जी, ये जैम पोर्टल के द्वारा खरीदी हो रही है, नो डाउट वहाँ 100 रुपए का सामान 1200 रुपए में दिया गया। उसको पता नहीं किसने बनाया, किसने उसमें रेट डाले, क्या है वो अलग। जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो 5500 रुपए का एक मानक बोरा किसी एक हितग्राही को दिया आपने, फिक्स कर दो कि ये 300 रुपए के ये आपके शूज के हैं, मतलब आपके चरण पादुका के हैं, तो ये 300 रुपए आपको तब दिए जाएंगे जब आप जूता पहन के आओगे और रसीद हमको बता दो। और दुकानें सिलेक्ट कर दो पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पर है सब जगह दुकानें हैं, उनको लिस्ट दे दो कि इन दुकानों में जाइए, आप अपना जूता पहनिए, लिस्ट लाइए, 300 रुपए ले जाइए, या डायरेक्ट उसको करिए। तो इस टाइप से कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो। बेहतर है कि टेंडर में जाएंगे, टेंडर में निश्चित कमीशन पूरी होती है, बड़े अधिकारी उसमें मुंह खड़े रहते हैं, फिर छोटा पास करने वाले रहते हैं। मतलब टेंडर में तो आज तक कोई ऐसे है नहीं कि पूरे भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनी है जिसमें टेंडर में कमीशन खोरी ना होती है। इसलिए बेहतर है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये जो छत्तीसगढ़ के महानदी भवन में बैठे हुए दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, वो एक सुचारू रूप से जूता ही बांट पा रहे हैं, मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए। ये इतने, मतलब इनको सोचना चाहिए कि ये मार्मिक योजना है, इसमें अगर आप ईमानदारी के साथ उनको बांटे और उनको पहुंचाना तो ज्यादा फायदा होगा। इतनी छोटी सी योजना को बैठ के ये बड़े अधिकारी उसको सरल भाषा में, सरल स्थिति में नहीं कर पा रहे, ये सबसे दुख की बात है। योजना अच्छी है, मन लगाने वाली योजना है। इस योजना के तहत इनका वोट बैंक भी है सभी नेताओं का, फिर भी उस योजना में लगे टेंडर प्रक्रिया करने के लिए, और 100 रुपए का माल 200 रुपए 500 रुपए, फिर किसी के पैर में 5 नंबर जा रहा है, किसी के 8 नंबर जा रहा है। इस सब से बचने के लिए भाई आप उनको पैसे दे दो, अपने मनपसंद का खरीद के लाए, उसका एक मूल्य फिक्स कर दो, 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, वो आप सीधे उनके खाते में डाल दो। ये बेहतर है। तो टेंडर करने की जरूरत है ना, तो स्थानीय दुकानदार के पास जाएगा, उससे अपना जूता खरीदेगा 350 रुपए का, जितने का बिल्कुल कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे फिर योजना पर सवाल भी ना उठे। फिलहाल सरकार का दावा यही है कि आने वाले समय में एक निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, पारदर्शिता उसमें होगी, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कब तक टेंडर होता है और कैसे आगे उसका समय के साथ क्रियान्वयन बढ़ पाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।